नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मां अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। तो मां अकेडमी परिवार आप सभी के लिए लेकर के आया है, खास तौर पर जो आप पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें टॉपिक आप देख पा रहे हैं छंद। कौन सा टॉपिक है भाई? छंद टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं। अब इससे रिलेटेड जितने भी आपके सवाल बनते हैं परीक्षा में, उन सारे सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आए हैं उन सभी सवालों की भी हम लोग चर्चा करेंगे। और हम देखिए, तो डिटेल से बात करते हैं और आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं छंद, क्योंकि काव्य शास्त्र का ये टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर जो छंद शब्द है ना, छंद शब्द, छंद शब्द छद धातु से बना है। किससे? छद धातु से बना है। इसको नोट करते हुए चलेंगे। किससे बना है भाई? छद धातु से बना है, या कहीं कहीं आपको मिलेगा चद धातु से बना है। किससे बना है? चद धातु से बना है। ठीक है ना? अलग अलग व्याकरणाचार्य अलग अलग दृष्टिकोण से लिखते, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो छंद शब्द जो है ये छद धातु से बना हुआ है। ठीक है भाई, तो इसको नोट करते हुए चलेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं सीधे तौर पर, यहां शुरुआत करेंगे डिटेल से इसके बारे में पढ़ना। तो देखिए जो छंद शब्द है ना, छंद, छंद का उल्लेख, या आप कहोगे सर्वप्रथम उल्लेख, छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख है ये कहां मिलता है? तो इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है भाई, ये आपका ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, और जो कि सबसे पुराना वेद है, जो कि सबसे क्या है? पुराना वेद माना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद हम जब बात करते हैं छंद के बारे में, तो छंद शास्त्र के जनक, छंद शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं, छंद शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो छंद शास्त्र के जनक जो माने जाते हैं या प्रणेता कहते हैं उन्हें, तो छंद शास्त्र के जनक या प्रणेता माने जाते हैं पिंगल ऋषि। बोलो कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। ठीक है भाई, पिंगल ऋषि कौन माने जाते हैं? पिंगल ऋषि माने जाते हैं। अब यहां पर एक सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए क्या और भी इसे किसी नाम से जानते हैं? जी हाँ, तो इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए इसे कहते हैं भाई पिंगल शास्त्र। बोलो क्या कहते हैं? इसे पिंगल शास्त्र कहते हैं। तो सवाल पूछेगा कि छंद को और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे सर पिंगल शास्त्र के रूप में इसे जानते हैं, पिंगल शास्त्र के रूप में इसे जाना जाता है या माना जाता है। तो आपने देखा छंद शब्द किस धातु से बना है भाई, तो यहां पर आपने देखा कि भाई ये छद या चद धातु से बना हुआ है, छद धातु से बना हुआ है। ठीक है ना? और इसका सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? तो ये ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। और छंद शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं? तो आप कहोगे सर पिंगल ऋषि, इसलिए इसे पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद जब भी हम बात करते हैं छंद की, तो इसको परिभाषिक दृष्टिकोण से देखेंगे। इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? तो देखिए, लयबद्ध रचना, लयबद्ध, जो लयबद्ध रचना होती है, लयबद्ध रचना छंद कहलाती है। लयबद्ध रचना क्या कहलाती है भाई? तो लयबद्ध रचना जो है वो छंद कहलाती है, याद रखिएगा। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं, लयबद्ध रचना छंद कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो जयशंकर प्रसाद जी हैं या जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इसकी या परिभाषा अथवा करके क्या होती है, तो देखिएगा वर्ण, मात्रा, तुक या लयबद्ध रचना क्या कहलाती है? रचना छंद कहलाती है।
लयबद्ध रचना क्या कहलाती है भाई? छंद कहलाती है। तो इसकी दूसरी परिभाषा हो जाती है। अब आपने समझ लिया। देखिए, खास तौर पर जब भी हम बात करते हैं छंद का अर्थ की, यानी छंद शब्द का अर्थ क्या होता है, तो छंद शब्द का जो अर्थ होता है ना, अर्थ होता है आह्लाद उत्पन्न करना। क्या? आह्लाद उत्पन्न करना। आह्लाद का मतलब क्या होता है? आह्लाद उत्पन्न करना या खुशी। आह्लाद उत्पन्न करना या आह्लाद का मतलब होता है खुशी। आह्लाद का मतलब क्या होता है? खुशी, या कह सकते हैं प्रसन्नता। मतलब छंद को सुनने और पढ़ लेने मात्र से जो प्रसन्नता होती है या जो खुशी होती है, तो उसी को हम कहते हैं क्या? छंद। तो छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? आह्लाद उत्पन्न करना या खुशी उत्पन्न करना, उसे हम क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई। किसी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो आप बताते चलेंगे। तो छंद शब्द का अर्थ क्या है भाई? तो छंद शब्द का अर्थ है आह्लाद उत्पन्न करना या खुशी या फिर प्रसन्नता होना। जैसे मान लीजिए कभी भी कोई भी छंद हम जब पढ़ते हैं तो या सुनते हैं अपने कानों से, तो जब हम उसका रसास्वादन कर लेते हैं तो उसकी आनंद की प्राप्ति हो जाती है और हम प्रसन्न हो जाते हैं या फिर क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो जाते हैं या क्या? खुश हो जाते हैं। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा, आपने कभी किसी भी छंद शास्त्र को पढ़ा या छंद शास्त्र को सुना। जैसे मैंने कहा कि एक कोई भी छंद हम अगर पढ़ते हैं या कोई भी छंद सुनते हैं तो उसमें खुशी मिलती है। जैसे अगर हमने कहा यहाँ पर कि बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो और लंक लील बेक काल रसना पसारी है, या श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार और वर्ण और अकबर विमल जस जोदायक फलचार। तो ये बात आपने यहाँ पर जान ली और आइए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर आपसे जब भी पूछेगा भाई छंद के अंग कितने होते हैं, एक सवाल पूछता है छंद के अंग कितने होते हैं, तो छंद के जब भी हम अंगों की बात करेंगे तो अंग कितने होते हैं ये बात कर ले। तो छंद के अंग जो होते हैं वो 7 बेसिकली माने गए हैं। छंद के अंग कितने माने गए हैं? ये भाई 7 माने गए हैं। अब जरा देखिए कौन कौन से इसके अंग होते हैं, इसका हम लोग यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे, सारी बातों को जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहला, सबसे पहला यहाँ पर छंद होता है, इसका होता है पद या चरण। क्या होता है भाई? पद या चरण होता है। इसके बाद दूसरा होता है वर्ण या मात्रा। वर्ण या क्या होता है? मात्रा होता है। और तीसरा देखिए क्या होता है, यहाँ पर संख्या क्रम की बात करते हैं। तीसरा क्या होता है? संख्या क्रम होता है। और चौथा यहाँ पर क्या होता है भाई? गण होता है। चौथा क्या होता है? गण। और पांचवा होता है भाई गति। क्या होता है? गति। और छठा होता है यति। छठा क्या होता है? यति होता है। और सातवां होता है भाई तुक। सातवां क्या होता है? तुक होता है। और एक चीज ये भी देख लेंगे ध्यान से कि दिख रहा है कि नहीं, सब चीजें यहाँ पर क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जरा देखो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किसकी, तो पद या चरण की जब भी हम बात करेंगे तो पद कितने होते हैं, चरण कितने होते हैं। किसी भी छंद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सब में चरणों की संख्या जो होती है 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चरण कितने हैं? 4। अब देखो जरा कौन कौन से चरण है भाई। एक तो हो गया विषम चरण, और विषम चरण कौन कौन से होते हैं ये भी जरा हम यहाँ पर देखेंगे। विषम चरण कौन कौन सा होता है भाई? 1 और 3 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं भाई सम चरण की। किसकी बात करते हैं? सम चरण की। तो सम और चरण कितने होते हैं भाई? दूसरा और चौथा क्या होता है? ये होता है आपका सम चरण। क्लियर है ना बात? तो विषम चरण 1 3, सम चरण कितना होता है भाई? 2 और 4 होता है। क्लियर। अब देखिए इसके बाद वर्ण या मात्रा की जब भी हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जब भी हम बात करेंगे वर्ण या किसकी? मात्रा की। तो वर्ण या मात्रा की जब भी हम बात करते हैं तो लघु एवं गुरु, यानी लघु एवं गुरु होते हैं। यहाँ पर देखिएगा लघु के लिए एक मात्रा होती है। लघु का मतलब जितने भी अ ई उ, ध्यान समझना, अ ई उ री ये होते हैं। अ ई उ री मतलब ये 4 होते हैं और इन चारों के लिए एक मात्रा गिनी जाती है। और जब भी हम बात करते हैं गुरु, किसकी बात करते हैं? गुरु। गुरु के लिए यहाँ पर आप देखोगे चाहे तो ऐसे लिख लो,
चाहे यहाँ पर गुरु का ऐसे सिंबल बन जाता है, दोनों तरीके में से कोई भी आप देख सकते हो। तो गुरु का सिंबल होता है, अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से होते हैं भाई, बड़ा आ, दीर्घ स्वर जो भी होते हैं, बड़ा आ, और यहाँ पर आप देखोगे बड़ी ई। क्या देखोगे भाई, बड़ी ई देखोगे। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और फिर यहाँ पर देखोगे क्या, ए और ओ। ठीक ना, ये हो जाते हैं गुरु। इसके लिए दो मात्राएं कैलकुलेट की जाती है, दो मात्राएं गिनी जाती हैं, याद रखिएगा। अब जब भी हम बात करते हैं संख्या क्रम की, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि संख्या क्रम इसका क्या हो, समान हो। तो देखिए संख्या क्रम की जब भी हम बात करेंगे, तो लघु और गुरु, जो भी लघु है और गुरु है, लघु और गुरु का क्रम, लघु और गुरु का क्रम समान नहीं रहता है, समान नहीं रहता है। मतलब लघु और गुरु जो होते हैं, ये इनका क्रम कभी भी समान नहीं रहता है, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। इनका क्रम समान नहीं होता, ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, किसी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं गणों की। तो देखिए भाई, तीन वर्णों को मिलाकर, तीन वर्ण या तीन वर्णों से एक गण बनता है। क्या बनता है भाई, एक गण बनता है। तीन वर्णों से मिलकर क्या बनता है, एक गण बनता है। अब देखो, तीन वर्णों से एक गण बनता है। अब देखो गणों की संख्या कितनी होती है, गणों की जब भी बात करता है संख्या की, गणों की संख्या, गणों की संख्या 8 होती है। गणों की संख्या कितनी होती है, ये संख्या 8 होती है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए इसका एक सूत्र भी होता है, क्या होता है, या माता राजभान सलगा, या माता राजभान सलगा, ये आपके हो जाते हैं सूत्र। अब इसमें गणों की संख्या कितनी, हालांकि इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वर्णिक छंदों में होता है, इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, वर्णिक छंदों में होता है। तो इसमें आप देखोगे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये आपके हो गए ना 8। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 8। अब देखिए जब भी हम बात करते हैं गति की, तो गति का मतलब होता है किसी भी काव्य को जो पढ़ने का प्रवाह होता है, यानी छंद पढ़ने का, छंद पढ़ने का जो प्रवाह होता है, प्रवाह, छंद पढ़ने का प्रवाह मतलब कौन किसी छंद को, जैसे मैंने कहा कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, ठीक है, कोई पढ़ेगा मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, तो सबके पढ़ने की गति क्या होती है, एक अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए छंद पढ़ने का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, गति। और गति देखिए, छंद जो पढ़ते समय ठहराव आता है, ठहराव या जो भी विराम आता है बीच में, उसको कहा जाता है क्या, तो गति का मतलब होता है ठहराव या विराम। जैसे मैंने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, तो निजमन मुकुर सुधार, अब लास्ट में रुके, श्री गुरु चरण सरोज रज, रज माने क्या है, यहाँ पे स्टॉप लिया, और निजमन मुकुर सुधार तो अंत में भी यहाँ पर हुआ। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ठहराव या क्या कहेंगे इसको, विराम कहेंगे। और तुक देखिए क्या होते हैं भाई, मिलते जुलते जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तुक, जिसको इंग्लिश में हम राइमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन, तो जो अंत का शब्द है ना, जो अंत का शब्द है, और उसी शब्द का जो अंतिम जो मिलता जुलता शब्द, उसी को हम कहते हैं। तो अब देखिए ये सभी क्या हो गए भाई, ये हो गए आपके छंद के अंग। कितने हो गए, ये छंद के अंग हो गए आपके 7। बोलो कितने अंग हो गए, ये अंग हो गए आपके 7। अब जरा देखो पद या चरण, तो चरण कितने होते हैं, 4। अब इसमें देखिए विषम चरण होगा एक, और पहला और तीसरा, और यहाँ पर देखिए समचरण कौन सा होगा, दूसरा और चौथा। अब वर्ण या मात्रा की, तो लघु स्वर के लिए 1 मात्रा गिनी जाएगी, और दीर्घ स्वर के लिए कितनी, 2 मात्रा, जिसे गुरु स्वर भी कहते हैं।
अब देखिए संख्या क्रम तो लघु और गुरु का क्रम क्या समान रहता है, तो कभी भी इनका क्रम समान नहीं रहता है। गण की बात करेंगे तो 3 वर्णों से एक गण बनता है। कितने? 3 वर्णों से एक गण बनता है और गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये आप देख पा रहे हैं। गति छंद का पढ़ने का प्रभाव होता है और यति मतलब ठहराव या विराम होता है और तुक मतलब राइमिंग वर्ड या मिलते-जुलते शब्द होते हैं। तो ये हो गया, हम लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे छंद के प्रकार कितने होते हैं, कौन-कौन से होते हैं। तो देखिए भाई, छंद के प्रकार की अगर हम बात कर लें तो छंद के बेसिकली 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं भाई? 3 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से छंद के प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। ठीक है भाई? तो चलिए। यहाँ पर देखिए मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद के बाद में कौन सा भाई? वर्णिक छंद है। कौन सा है? वर्णिक छंद है। और वर्णिक छंद के बाद भी जब हम बात करते हैं तो यहां पर आपको मिलने वाला है मुक्तक छंद। बोलो कौन सा छंद? मुक्तक छंद। ठीक है, तो मात्रिक, वर्णिक और कौन सा छंद है? मुक्तक छंद है। अब जरा इस पर हम देखते हैं यहाँ पर अलग अलग इनके प्रकार। तो सबसे पहले तो एक चीज यहाँ पर ये देख लिया जाए कि जो मात्रिक छंद है इसमें होता क्या है। तो मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती। किसकी गणना? मात्राओं की गणना होती है। मात्रिक छंदों में किसकी गणना होती है? मात्राओं की गणना होती है। और एक बात याद रखिएगा, जो मात्रिक छंद है, जो मात्रिक छंद है और मात्राएं सिर्फ स्वर की होती है। मात्राएं किसकी होती हैं? सिर्फ और सिर्फ मात्राएं किसकी होती हैं? स्वर की मात्राएं होती हैं। तो ये बात आप सभी लोग क्या समझ गए होंगे डिटेल से इसके बारे में। तो देखिए भाई, वर्णिक छंदों की बात हम जब भी करेंगे तो वर्णिक छंदों में क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, इसमें वर्णों की गणना की जाती है। किसकी? वर्णों की गणना। इसमें किसकी गणना होती है? वर्णों की गणना होती है। ठीक है भाई, किसकी गणना होती है? वर्णों की गणना होती है। जरा समझिएगा यहां पर जब भी हम बात करेंगे इस बात को देखिए। और इसमें क्या होता है, जो मुक्तक छंद होते हैं इसमें वर्ण और मात्रा, वर्ण और मात्रा आदि से मुक्त होता है। आदि से क्या होता है भाई? वर्ण और मात्रा आदि से क्या होता है भाई? ये मुक्त होता है। समझ गया ना अब आपको? कोई दिक्कत? तो अब इसमें देखिए किसी तरीके की आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद हो गए 3 प्रकार के। अब जबकि यहाँ पर मात्रिक छंद के जब भी प्रकार की चर्चा करेगा तो ये 3 प्रकार के होते हैं और वर्णिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक बात तो और इसमें देख लो, सारे कलर की विजिबिलिटी है ना, सब कलर दिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका डिटेल पूरा का पूरा करते हैं। देखो, जब भी मात्रिक छंदों की बात करेंगे तो ये 3 होते हैं। कितने होते हैं? ये मात्रिक छंद आपके होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं इसकी बात हम लोग करेंगे डिटेल से। तो मात्रिक छंद में सबसे पहला होता है भाई सममात्रिक। कौन सा होता है? सममात्रिक। और दूसरा होता है भाई अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक। और अगला होता है विषम। अगला कौन सा होता है भाई? विषम मात्रिक। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट एकदम मजा ही आ जाएगा, आप याद रखिए। ठीक है, तो देखो, अब हम यहां पर बात करते हैं जब भी सम मात्रिक में, तो इसमें चरणों में मात्राओं की समानता होती है। चरणों में मात्राओं की क्या होती है? समानता होती है। चरणों में मात्राओं की समानता होती है। और इसमें क्या होता है? आधे चरण में, आधे चरण में
समान मात्राएं तथा आधे चरण में असमान मात्राएं होती हैं। असमान मात्राएं, ये बात समझ गए ना, कोई दिक्कत? अब जरा देखिए यहां पर जब भी हम बात करेंगे विषम मात्रिक में, तो इसमें क्या होती है? मात्राओं की विषमता। इसमें मात्राओं की विषमता होती है। इसमें मात्राओं की क्या होती है? विषमता होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, पूरी बात को, कॉन्सेप्ट इसको समझिएगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। तो मेरे सभी साथी इस बात को जरा ध्यान से देखेंगे। अब देखो भाई, जब भी बात करेंगे इसमें कौन कौन से छंद आते हैं, इसमें कौन कौन से छंद आते हैं, तो इसमें सबसे पहला तो है चौपाई। सबसे पहला कौन सा छंद है? चौपाई आता है। इसके बाद कौन सा आएगा? रोला आएगा। रोला के बाद कौन सा आएगा भाई? गीतिका छंद आएगा। और गीतिका के बाद कौन सा आएगा भाई? हरि गीतिका। बोलो कौन सा आएगा? हरि गीतिका आएगा। और हरि गीतिका के बाद क्या आएगा भाई? आल्हा आएगा। क्या आएगा? आल्हा। आल्हा इसी में आ जाता है। आल्हा के साथ रूपमाला। आल्हा के साथ भी क्या आ जाता है? रूपमाला भी इसी में आ जाता है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इसलिए आप इसको ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको जरा समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। तो अब जरा देखो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। इसमें आपका आ जाता है दोहा, और आ जाता है इसमें कौन सा भाई? सोरठा। और कौन सा आ जाता है भाई? उल्लाला। कौन सा आ जाता है? उल्लाला। और कौन सा आ जाता है भाई? बरवे छंद आ जाता है। कौन सा छंद आ जाता है? बरवे छंद आ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से आपने इसको समझा कि अर्ध सममात्रिक छंद में यहाँ पे कौन कौन से हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अब जरा हम इसके बाद डिटेल करते हैं विषम मात्रिक छंदों का। कौन से छंदों का भाई? विषम मात्रिक छंदों का यहाँ पर हम डिटेल करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ पर विषम मात्रिक छंद में कौन कौन से आएंगे। तो विषम मात्रिक में यहाँ पे आएगा भाई कुंडलिया। बोलो कौन सा छंद आएगा? कुंडलिया आएगा। और दूसरा यहाँ पर आएगा छप्पय। कौन सा आएगा? छप्पय छंद आएगा। ये छंद आपके होते हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपका देखिए पूरा बन गया, और ये पूरी तरीके से विजिबल भी है। मैं उम्मीद करता हूं, और इसको आप नोट करते चलोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, सबसे शानदार रहेगा। ठीक है ना? तो अब आइए इसके बाद हम लोग डिटेल करते हैं। एक बार चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। चलो भाई, एक चीज यहां पर और नोट कर सकते हैं आप, जो वर्णिक छंद होते हैं ना, ये दो होते हैं। एक होता है मेरे प्यारे साथियों साधारण वर्णिक छंद। कौन सा? साधारण वर्णिक छंद, नोट करिएगा। और एक होता है दंडक वर्णिक छंद। कौन सा होता है? दंडक वर्णिक छंद होता है। ये इसके होते हैं प्रकार। जबकि मुक्तक छंद में कोई लोचा ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए ना बातों को? अब देखो, तो सवाल अब देखिए कैसे कैसे बनेगा। सवाल पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है। क्या पूछ सकता है? कौन सा इसमें से सममात्रिक छंद नहीं है। तो मान लो चौपाई, रोला, गीतिका, इसमें तीन ऑप्शन दे दिया और एक ऑप्शन उठा के सोरठा वाला रख दिया। समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत? तो यहां पे ये वाला आपका हो जाएगा। इसी तरह ऐसे भी पूछ सकता है कि आल्हा निम्नलिखित में से कौन से छंद में आएगा? सम मात्रिक में आएगा, अर्ध सम मात्रिक में आएगा, विषम मात्रिक में आएगा, ये कौन से छंद में आ जाएगा? इस तरीके से भी सवाल बन जाएगा। लेकिन आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से अर्ध सम मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन सा छंद नहीं आएगा। ये वाला भी सवाल आपसे पूछ सकता है। तो मान लो नहीं आएगा, उस स्थिति में मान लो यहाँ पे हटा दिया एक ऑप्शन, उल्लाला हटा दिया, सोरठा, दोहा और बरवे दे दिया, एक ऑप्शन हरि गीतिका दे दिया, तो उस स्थिति में भी ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। समझ रहे ना बात को? देखिए बहुत जरूरी ये है कि जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, प्रश्नों का, जिस तरीके से पूछा जाता है उसी स्टैंडर्ड में यहां पर हम सवालों को फ्रेम करते जा रहे हैं।
अब देखो, एक सबसे एकदम शानदार एकदम धांसू बात क्या होने वाली है, इसमें आप ये समझिएगा कि जो चौपाई है इसमें मात्राएं कितनी कितनी होती। कभी सीधे सवाल पूछ लेता, भाई चौपाई में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, एक पंक्ति में कितनी मात्रा होती है, दूसरी पंक्ति में कितनी मात्रा होती है। तो ऐसे जब सवाल पूछेगा, इस बात को एकदम नोट कर लेना, एकदम ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये सबसे बढ़िया बात है आपके लिए। अच्छा देखो भैया, इसको नोट करना। अब देखो, चौपाई हमने कहा ना, तो चौपाई के चरणों में 16-16 मात्राएं। देखो कितनी कितनी मात्राएं, 16-16 मात्राएं होंगी, ये बात याद रखना है। इसके बाद देखो, रोला की जब भी बात करेंगे तो रोला में 24-24 मात्राएं। बोलो कितनी कितनी मात्राएं, 24-24। बहुत एकदम साफ सुथरा तरीके से नोट करते चलना है सबको। अच्छा, अब देखो, जब हम गीतिका की बात करते हैं तो गीतिका में होती है 26-26 मात्राएं। कितनी कितनी, प्रथम पंक्ति में 26, दूसरी पंक्ति में भी 26। और हरिगीतिका में जब भी आपसे पूछेगा कितनी कितनी होती है, तो ये मात्राएं होती है 28-28। बोलो कितनी कितनी होती है, 28-28 होती है। और जब हम बात करेंगे आल्हा में कितनी होती है, तो कहोगे सर आल्हा में 31-31 होती है। ठीक है ना। तो आल्हा क्या होता है, आपने सुना होगा कहीं, बड़े लड़ैया आल्हा उदल। तो ये वाला क्या है भाई, आल्हा है। कहीं खटखट खटखट तेगा बाजे बाजे खनक खनक तलवार, तो ये क्या है, आल्हा की पंक्तियां हो जाती हैं। समझ गए ना बात को, तो ये आल्हा हो जाता है। अब आपको नोट करना है, सीधे सवाल आपसे क्या पूछेगा कि चौपाई में निम्नलिखित में से कितनी कितनी मात्राएं, तो 16-16। रोला में कितनी कितनी, 24-24। गीतिका में कितनी कितनी, 26-26। हरि गीतिका में कितनी कितनी, 28-28। आल्हा में कितनी कितनी, 31-31। क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलो भाई आगे देखते हैं। अब देखो, दोहा की बात करते हैं और इसमें सारी मात्राओं की हम लोग तुलना कर लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है ना। चलो भाई देखो, दोहा में विषम चरण होते हैं और सम चरण होते हैं। ध्यान से समझना, दोहा में क्या होते हैं भाई, विषम चरण होते हैं और सम चरण होते हैं। तो इसमें देखिए, विषम चरण में कौन कौन, 1 और 3 होते हैं ना। विषम चरण में कितने होते हैं, 1 और 3 होते हैं। अब 1 और 3 वाले चरणों में मात्राओं की संख्या होगी 13-13। कितनी कितनी, 13-13। और जब भी विषम चरणों की बात करेंगे तो विषम चरणों में मात्राओं की संख्या होगी 11-11। बोलो कितनी कितनी, 11-11। इस बात को नोट कर लेना, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है आपके लिए। ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चा, देखो जब भी हम सोरठा की बात करेंगे तो सोरठा दोहे का उल्टा होता है, और दोहे का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा। तो ऐसे भी सीधे सवाल पूछता है कि सोरठा का उल्टा क्या होता है, तो कहोगे दोहा। दोहे का उल्टा क्या होता है, सोरठा। अब देखो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर अगर आप देखोगे, ये है आपका, तो इसमें आपका जो विषम चरण होगा पहला और तीसरा, और इसमें मात्राओं की संख्या होगी 11-11। बोलो कितनी कितनी, 11-11। अब हम बात करते हैं उल्लाला की, है ना। ये उल्लाला उल्लाला गाना वाला नहीं है, उल्लल्ला उल्लल्ला। ये क्या है भाई, उल्लाला छंद है। ठीक है ना, ये क्या है, उल्लाला छंद है। तो अब जरा देखो, इस बात को समझो, नोट करो, पहले कहानी समझो इसकी पूरी। तो देखो, उल्लाला में भी विषम चरण होगा पहला तीसरा, और पहले तीसरे के उल्लाला छंद में भैया मात्राएं होंगी कितनी कितनी, 15-15। और इसके, ये विषम चरण की बात कर रहे हैं। और जब सम चरणों की बात करेंगे तो इसमें मात्राएं होंगी 13-13। बोलो कितनी कितनी, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। कितनी कितनी हो जाएंगी, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। नोट करना, 13-13 मात्राएं हो जाएंगी। मैं उम्मीद करूंगा यहां तक बात क्लियर होगी। अच्छा, एक बात और नोट करना, बहुत ही शानदार बात है, वो क्या है, जरा देखो। परवय में, परवय के विषम चरण में, विषम चरण 1 और 3 होगा ना, तो विषम चरण में होंगी 12-12। कितनी कितनी, 12-12। और सम चरण यानी दूसरा और चौथा होगा, और इसमें जो मात्राओं की संख्या होगी 7-7। बोलो कितनी कितनी, यहां पर मात्राओं की संख्या होगी 7-7, 7-7। तो देखो ये विजिबिलिटी है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बरवई में कितनी कितनी होगी, विषम चरण में 12-12, और सम चरण में कितनी कितनी होंगी, 7-7। उलाला के विषम चरण में कितनी कितनी होंगी, यहाँ पर देखो भाई 15-15, और सम चरण में कितनी कितनी होंगी, 13-13। सोरठा के विषम चरण में कितनी कितनी मात्राएं, तो सोरठा के विषम चरण में ध्यान से समझिएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो सोरठा के विषम चरण में 11-11, और सम चरण में कितनी हो जाएंगी भाई, 13-13। सम चरण में कितनी कितनी हो जाएंगी, 13-13 मात्राएं हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, समझना बात को। चलिए नोट करते चलेंगे।
समझ गए। अब देखो, अब हम आ जाते हैं, जरा बात करते हैं कुंडलिया की। तो देखो कुंडलिया, कुंडलिया का मतलब है कुंडल से। कुंडल कोई भी लेकर जाएगा, याद रखिएगा, नोच नाच के, तो आपको बड़ी पीड़ा होगी। क्या होगी भाई? पीड़ा होगी। समझना, बड़ा कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। कुंडल नोच नाच के ले जाएगा, आपको पीड़ा होगी, दर्द होगा जब, तो आपको किसके पास जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। किसके पास जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डी का मतलब होगा दोहा, और आर का मतलब क्या होगा? रोला। आर का मतलब क्या होगा? रोला। तो अब देखो, एक और सबसे बात बढ़िया क्या है, ये 2+4 = 6। 2+4 = 6 पंक्तियों का छंद होता है। कितनी पंक्तियों का? 6 पंक्तियों का छंद होता है ये। कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ये 6 पंक्तियों का छंद होता है, याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। अब देखिए, कुंडलिया की और खास बात क्या होती है, ये जिस शब्द से शुरू होता है ना, उसी शब्द पे समाप्त भी होता है। मतलब जौन शब्द शुरू होगा, उसी शब्द पे ये क्या हो जाएगी? समाप्त भी हो जाएगी। ठीक है ना? समझ गए? तो इसके लिए भी याद रखना है, इस ट्रिक को याद रखना है कि इसका पहला और आखिरी शब्द समान है ना। ना याद रहे तो एक गाना याद रख लेना। कौन सा गाना? तो याद रहता ना, तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। कुंडलिया क्या होगी? तेरे नाम से शुरू और तेरे नाम पे खत्म हो जाए, वो छंद कौन सा है भाई? कुंडलिया है। समझ गए ना? अब देखो, जब भी बात करते हैं छप्पे की, किसकी बात करेंगे भाई? छप्पे की बात करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, छप्पे का मतलब होता है छप छप, और छप छप होता है बारिश में। यानी छप छप कहां होती है भाई? पानी में। छप छप कहां होती है? पानी में होती है। बोलो, छप छप कहां होती है? पानी में होती है। अब देखो, पानी आजकल बड़ा गंदा संदा आता है। पानी आजकल क्या आता है भाई? बड़ा गंदा संदा आता है। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ता है भाई? आरओ लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? आरओ लगाना पड़ता है। बिना आरओ के काम होता नहीं है। तो आर से देखो क्या हो जाएगा? रोला। और ओ से क्या हो जाएगा भाई? उल्लाला। ओ से क्या हो जाएगा? उल्लाला। अब जरा देखो, यहां पर 4+2 का कॉन्सेप्ट चलता है, और ये भी 6 पंक्तियों का छंद होता है। ये भी कितने पंक्तियों का छंद होता है? 6 पंक्तियों का छंद। एक चीज याद रखना, जो अब इसका पहला और आखिरी शब्द समान नहीं होगा। इसका पहला और आखिरी शब्द समान बिल्कुल नहीं होगा। ये बात आप नोट कर लेना, इस बात को समझ लेना। बहुत शानदार बात है, बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो ये आप पढ़ ही लेना, ठीक है ना? नोट कर लेना। तो इसकी प्रथम 4 पंक्तियां किसकी होती हैं? रोला की। अंतिम 2 पंक्तियां किसकी होती हैं? ओ लाला की होती हैं। ये सब छंद यहां पर मिलाकर बनते। कुंडलिया की प्रथम 2 पंक्तियां किसकी होती हैं? दोहा की। अंतिम 4 पंक्तियां किसकी होती हैं? रोला की। कुल मिलाकर कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 6 पंक्तियों का छंद होता है। एक बात और, यहां पर हमने अभी आपको बताया कि कौन सा ऐसा छंद है जिसका पहला और आखिरी शब्द एक ही जैसा होता है, समान होता है, तो वो होता है आपका कुंडलिया छंद। तो मैं उम्मीद करूंगा इस चार्ट से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिले होंगी, और आपकी परीक्षा में सवाल इसी चार्ट से हूबहू बन सकते हैं। कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, इसकी भी हम लोग यहां पर बात देखें कि कैसे कैसे सवाल यहां पर बन सकते हैं। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपको तरीका सिखाएंगे कि कैसे कोई छंद आपके सामने आ जाए, और उस छंद को करने के लिए आपको सेकंड्स लगे, और आप सेकंड्स में उसका उत्तर कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका उत्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको आज नियम सिखाने वाला हूं। और वो सारे नियम यहां पर आप सीखोगे और देखोगे किस तरीके से हमें बहुत आसानी से मात्राएं निकालनी आती हैं। तो चलिए भाई, आइए, एक बार चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से यहां पर फ्रेम किया गया है, ठीक है ना प्यारे साथियों? चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। ठीक है भाई, तो चलिए, तो अगला यहां पर यह है भाई, मात्राओं को गिना कैसे जाए, क्योंकि मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना होती है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यह सीखनी है कि भाई मात्राओं को गिनने के नियम बताने हैं। मात्राएं कैसे गिनी जाती हैं? तो यहां पर एक आपकी ये हेडिंग होगी कि मात्राएं गिनने के नियम। क्योंकि मात्राएं केवल किसकी होती हैं? स्वरों की। मात्राएं गिनने के नियम। तो अब देखो यहां पर क्या होता है भाई, मात्राएं गिनने के नियम, मात्राएं केवल स्वर की होती है। स्वरों की होती,
इस बात से आप बिल्कुल स्पष्ट होंगे कि मात्राएं सिर्फ स्वरों की होती, व्यंजन की कोई भी मात्रा होती नहीं है। चलो भैया नियम नंबर 1 देखते हैं, ये बहुत शानदार है, ये आपको किताबों में मिलेगा नहीं, यूट्यूब वाला कोई सिखाएगा नहीं, पहली बार यूट्यूब पर आप पढ़ने जा रहे हो, ऐसी बात, ठीक है ना। तो चलो यूट्यूब के इतिहास में इसके नियम अगर सीखना है तो आपको मां अकेडमी चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो नियम नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। तो देखो मात्राएं गिनने के नियम। अब देखिए जितने भी ह्रस्व स्वर होते हैं, जितने भी ह्रस्व स्वर होते हैं, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ह्रस्व स्वर नहीं बता होगा। तो ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं उनको मैं पहले बता देता हूं। आ ई उ री, अ ई उ री। तो देखो भाई आ ई उ री ये होते हैं 4, कितने होते हैं, अ ई उ री 4 होते हैं। तो ह्रस्व स्वर आ ई उ री के लिए हमेशा याद रखना एक मात्रा गिनी जाएगी। कितनी मात्रा, एक मात्रा गिनी जाएगी। एक मात्रा गिनी जाएगी, याद रखिएगा। कितनी मात्रा, एक मात्रा गिनी जाएगी या एक मात्रा गिनी जाती है, एक मात्रा गिनी जाती है, ठीक है ना। जबकि यहां पर अगर हम बात कर लें दीर्घ स्वरों के लिए, तो दीर्घ स्वर कौन से हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ अ। ये कैसे स्वर है भाई, आपके दीर्घ स्वर है। तो जबकि दीर्घ स्वरों के लिए दो मात्राएं जो कि गुरु के रूप में लगेंगी, दो मात्राएं गिनी जाती। मतलब यहां पर आप इस दो को कैसे, मतलब इस गुरु के सिंबल के रूप में दर्शाओगे, किसके रूप में, इस गुरु के सिंबल के रूप में आप दर्शाओगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि कैसे हम लोग यहां पर मात्राओं को कैलकुलेट करेंगे। अब जरा देखो यहां पर नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा इस बात को भी नोट करिएगा, बहुत ही शानदार एकदम नियम है। तो जरा देखते हैं क्या है भाई नियम। देखो नियम नंबर 2 कह रहा है कि अनुस्वार जो होता है ना, अनुस्वार जिसको हम लोग अंग बोलते हैं, अनुस्वार के लिए एक मात्रा गिनी जाती है, अनुस्वार के लिए एक मात्रा गिनी जाती है। जबकि चंद्र बिंदु या जिसे अनुनासिक कहते हैं, चंद्र बिंदु के लिए मात्रा गिनी नहीं जाती है। जबकि चंद्र बिंदु के लिए मात्रा गिनी नहीं जाती है, जबकि चंद्र बिंदु के लिए कोई भी मात्रा गिनी नहीं जाती, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब देखिए जब भी हम बात करेंगे यहां पर नियम नंबर 3 की, नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार बात है। नियम नंबर 3 कह रहा है आपसे कि यदि अर्धवर्ण, अर्धवर्ण बोले तो आधा वर्ण, आधा वर्ण शब्द के शुरुआत में हो, आधा वर्ण कहां हो, शब्द के शुरुआत में, यदि अर्धवर्ण शब्द के शुरुआत में हो तो मात्रा नहीं गिनी जाती है। जबकि अर्धवर्ण शब्द के, जबकि अर्धवर्ण शब्द के मध्य में हो, कहां पर हो, मध्य में हो, तो एक मात्रा गिनी जाती है। एक मात्रा गिनी जाती है। और जो अनुस्वार का नियम आपने सीखा, याद रखिएगा अनुस्वार जो भी होगा, यानी जो अनुस्वार है
ये अनुस्वार आपका ह्रस्व के साथ, किसके साथ, ह्रस्व के साथ एक अलग मात्रा देगा, किसके साथ, ह्रस्व, ह्रस्व स्वर के साथ ही गिनेंगे, दीर्घ के साथ ये नहीं गिना जाएगा, दीर्घ के साथ नहीं गिना जाएगा, वहां पर सिर्फ दीर्घ की ही मात्रा गिनी जाएगी। किसकी मात्रा गिनी जाएगी, वहां पर सिर्फ और सिर्फ दीर्घ की मात्रा गिनी जाएगी, ये बात याद रखिए। मतलब अब देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हमने कहा, मैं अगर उदाहरण के तौर पे लेके चलूं आपको, जैसे हमने कहा आपसे, हमने आपसे कहा यहां पर में लिखा हुआ है, में, तो अब यहां पर दीर्घ है तो इसके लिए दो मात्रा गिनी जाएगी और अनुस्वार इसके साथ नहीं गिना जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा यहां पर मंगल, तो मंगल में यहां पर एक मात्रा इसकी भी गिनी जाएगी, एक इसकी और एक इसकी, और एक इस अनुस्वार की भी गिनी जाएगी, मतलब ये चार हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, चार मात्राएं हो जाएंगी। बात समझ में आ गई ना, तो इसके लिए ये मात्रा आपकी गिनी जाएगी, समझ गए ना। और एक हमने बात करी थी अर्धवर्ण की, तो अर्धवर्ण आप देख पा रहे हैं शुरुआत में होगा तो मात्रा नहीं गिनी जाएगी, मतलब इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाएगी, लेकिन या की और आधे का की एक मात्रा इसकी गिनी जाएगी। अगर आधा वर्ण बीच में है, अगर आधा वर्ण शब्द के बीच में है तो एक मात्रा गिनेंगे, लेकिन आधा वर्ण शब्द के कहां है, शुरुआत में, तो मात्रा गिनी नहीं जाएगी, ये बात याद रखना है, ठीक ना मेरे प्यारे बच्चा। सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई, क्लियर है ना बात, कोई दिक्कत। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करूंगा ये बात आपको यहां तक पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अब हम जो कॉन्सेप्ट यहां पर पढ़ने वाले हैं उसको आप नोट करिएगा और जबरदस्त तरीके से मात्राएं लगाइएगा, फिर हम देखें। तो सममात्रिक छंद में सममात्रिक छंद में सबसे पहला जो छंद है वो कौन सा है भाई, चौपाई। सबसे पहला छंद कौन सा है, चौपाई। अब जरा देखिए यहां पर इसमें चार चरण होते हैं, इसमें कितने चरण होते हैं, चार चरण होते हैं, और प्रत्येक पंक्तियों में 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी, 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक पंक्तियों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कितनी कितनी मात्राएं होती हैं भाई, 16-16 मात्राएं होती हैं। कौन, अब देखिए कैसे हम लोगों, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसको स्टार बना के आप पॉइंट के रूप में लिखेंगे कि चौपाई एक ऐसा छंद है, चौपाई एक ऐसा छंद है जो, चौपाई एक ऐसा छंद है जिसके मध्य में यति नहीं लगती, मतलब चौपाई का जो भी छंद है उसके मध्य में यति नहीं लगती। क्या नहीं लगती है, यति नहीं लगती, ठीक है ना, क्या नहीं लगती है, यति नहीं लगती। अब जरा देखो यहां पर हम एक उदाहरण लिखेंगे चौपाई का। देखिए मैंने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, ठीक है। और फिर है यहां पर जय कपीश तिहु लोक उजागर। अब देखो अंतिम शब्द क्या हो गया, तुकांत हो गया। अब इसमें जरा मात्राएं हमें लगानी है, क्या लगानी है भाई, मात्राएं लगानी है। तो जरा देखो, देखो यहां पर हमने कहा ह्रस्व के लिए एक मात्रा, दीर्घ के लिए दो मात्रा,
ह्रस्व के लिए एक मात्रा, दीर्घ के लिए कितनी मात्रा, 2 मात्रा। अब देखो यहाँ पर ह्रस्व है तो एक एक मात्रा लग जाएगी, और यहाँ पर देखिए ह्रस्व एक एक मात्रा, इसके लिए 2 और इसके लिए 1 लग जाएगी, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर 2 और 1 1 लग जाएगी। समझ गए? अब जरा देखो यहाँ पर भी 1 1 1 और बड़ा है तो 2 और 1 लग जाएगी, 1 1 इसमें भी लग जाएगी, इसमें 2 लग जाएगी, इसमें 1 1 और इसमें 2 और इसमें 1 1 लग जाएगी। बात समझ में आ गई? अब जरा यहाँ पर इसकी हम कैलकुलेशन अगर करते हैं तो जैसे देखो 2 और यहाँ पर कितने हो गए, 2 4 और 3 7 3 10 2, यहाँ पर कितने हो गई, 10 2 12 2 14 2 16, तो यहाँ पर मात्राओं की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। इसमें भी देखो यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3 और 3 3 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 कितनी हो गई, 16 हो गई। तो यहाँ पर भी मात्राओं की संख्या कितनी हो गई, ये मात्राओं की संख्या हो गई 16। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको बात पूरी तरीके से क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी, कोई यहाँ तक समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए एक हम और दूसरी चौपाई लिखते हैं, और इस चौपाई को देख करके आपको अपने आप से क्या करना है, मात्राएं लगाना है, ठीक है ना। मैं 10 सेकंड का आपको समय दूंगा और आप इसको क्या करिएगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे किसी भी छंद को पाए, और मात्राओं की संख्या आपने देख ही लिया है तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। चलिए तो अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, ठीक है, और द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, पूर्ण विराम इसमें लगाया जाता है, ठीक है। अब जरा देखो एक मात्रा यहां पर मंगल वाली है, तो एक मात्रा मंगल वाली चाहे इसके साथ गिन लो चाहे इसके साथ गिन लो, 2 गिन लो, एक एक इसकी हो गई, एक 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 इसकी हो गई, एक एक माँ की और एक अनुस्वार की 2 गिन लो, एक एक हो गई। अब इसकी 2 2 हो गई, इधर एक 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 हो गई, इधर भी एक हो गई, एक 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 हो गई। ह्रस्व के लिए हमेशा एक मात्रा एक 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 हो गई। अब यहाँ पर भी एक और यहाँ पर देखिए 2 हो जाएंगे। क्लियर हो गई ना बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा समझो, जैसे यहां पर हमने कहा कि ये हो गई कितनी, 4 3 7 और 7 5 12 2 14 2 कितनी हो गई भाई, 16 मात्राएं हो गई ना। यहाँ पर कितनी हो गई, 16 मात्राएं हो गई, और यहाँ पर 3 और 1 4 4 8 और 4 12 2 14 2 कितनी हो गई, 16। तो यहाँ पर चौपाई में कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं हो गई। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। एक मैं चौपाई आपको होमवर्क में दे देता हूं, आप लोग करिएगा स्वयं से, ठीक है ना। वो चौपाई जरा मैं लिखता हूं, चितवत चकित चहुदिस, और मैंने कहा चंद्र बिंदु की मात्रा गिनी नहीं जाएगी, चहुदिस सीता, फिर कहां गए किशोर मन चिंता। इस चौपाई की आपको मात्राएं क्या करनी है भाई, लगानी है, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या बिल्कुल ये वाली मात्राएं आपने लगा ली और आपकी मात्राएं भी सही हो गई। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, किसी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, हम दूसरा वीडियो लेकर के आ जाएंगे। ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या है, चितवत चकित चहुदिस सीता, और कहां गए किशोर मन चिंता, कहां गए किशोर मन चिंता। तो इसमें आपको ये वाली चौपाई क्या कर लेना है, लिख लेना है, और इसकी मात्राएं आपको लगा देनी है। तो अब देखिए हम यहां पर आगे बढ़ेंगे, और अगला यहां पर हम लोग छंद कौन सा पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम देखिए, ये तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इसके बाद आपको हम यहां पर बताएंगे अर्ध सममात्रिक छंद में जो विषम चरणों की पहचान की जाती है वो किसे। तो सममात्रिक छंदों में आप निकाल लोगे कि जहां पे 31 31 होंगी वहां पे आला होगा, 24 24 होंगी वहां पे क्या हो जाएगा भाई, रोला हो जाएगा, 26 26 होंगी वहां पे गीतिका, 28 28 होंगी वहां पे हरि गीतिका हो जाएगा, है ना। ये सारी चीजें आपकी हो जाएंगी, कोई दिक्कत। चलिए भाई, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अर्ध सममात्रिक छंद, और अर्ध सममात्रिक में सबसे पहला छंद हम लोग लिखेंगे कौन सा, दोहा। तो दोहा की देखिए खास बातें क्या है, इसमें
भी 4 चरण होते हैं। इसमें भी कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। विषम चरण 1 3 में कितनी कितनी? 13 13। तथा सम चरण में कितनी कितनी? 11 11। मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11 मात्राएं होती हैं। अब जरा हम यहां पर एक उदाहरण लिखते हैं और आपको बताना है। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, यहां पर देखिए कॉमा लगेगा, बिनु पानी सब सून, बिनु पानी सब सून, ठीक है ना। और दूसरा है, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। तो अब जरा देखो यहां पर मात्राओं को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस तरीके से मात्राएं निकालते। तो देखो यहाँ पर एक मात्रा, यहाँ पर एक 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 हो जाएगी, यहाँ पे दो दो क्योंकि दीर्घ स्वर है, यहाँ पर भी दो एक और दो हो जाएगी, यहाँ पर एक 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 हो जाएगी, दो और दो हो जाएगी, एक एक और दो और एक हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ना, ये यहाँ तक राखिए, ये आपका पहला चरण हो, कौन सा हो गया? पहला चरण। और बिनु पानी सब सून, यहाँ तक आपका कौन सा हो गया भाई? दूसरा चरण हो गया। अब जरा देखिए, अब ये अर्ध सममात्रिक छंदों की बात है, तो देखिए यहाँ पर दो मात्राएं, दो एक और दो हो जाएंगी, एक एक दो एक और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? दो हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? दो। यहाँ पर भी दो, दो एक एक हो जाएगी, यहाँ पर भी दो और एक हो जाएगी। अब जरा देखो, पानी गए ना उबरे, यहाँ पर भी कॉमा लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपने देखा कि कॉमा लगेगा। तो ये वाला आपका जो चरण हो गया ना, ये कौन सा हो गया भाई? तीसरा चरण हो गया। और ये वाला जो चरण हो गया ना, ये आपका चौथा चरण हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक बात आपको क्या हो गई होगी? क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। तो जरा देखो, ये आपका क्या हो गया? विषम चरण। अब जरा देखो, दो और दो चार, चार आठ और पांच कितनी हो गई? 13। मतलब इसके जो विषम चरण है, विषम चरण में मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 13 13 हो गई। विषम चरण में मात्राओं की संख्या आप कैलकुलेट कर लेना और उसके बाद देख लेना, बता देना, ठीक है ना। ये अब इसके बाद देखो भाई, दूसरा और चौथा चरण यहाँ पे देख लेते हैं। तो कौन कौन सा? ये वाला दो, और यहाँ पर देखिए चार और पांच, चार और चार कितने हो गए? 8 और 5 13। तो इधर वाली तो क्लियर हो गई। इधर वाली हम देखते हैं जरा, दो और चार कितने हो गई? 4 2 6 2 8 3 11। इधर भी आपकी 11 हो गई। तो समचरण में दूसरे और चौथे में, यानी दूसरे और चौथे में यहाँ पर मात्राओं की संख्या कितनी हो गई? 11 11। अब देखिए, जब सोरठा जो भी होगा वो इसका हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। सोरठा हमेशा क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? तो इसमें किसी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका भी आप लोग एक दोहा यहां पर लिखेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे? इसको नोट करके बताएंगे। तो जैसे हमने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, और वर्ण और रघुबर विमल जस जोदायक फलचार। तो ये भी क्या है? आपका दोहा है। तो इस तरीके से आप करेंगे कमेंट। और सोरठा जस्ट इसका उल्टा होता है। सोरठा क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है, याद रखिएगा। और मैं यहां पर आपको लिखता हूं और इसकी मात्राएं आपको कैलकुलेट करना, और होमवर्क में इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ ये कौन सा छंद है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कौन सा छंद है। सुनि केवट के बैन, यहाँ पे कॉमा, सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, प्रेम लपेटे अटपटे। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, और बिहसे करुणाएन, करुणाएन, बिहसे करुणाएन, चितहु जानकी लखन तन।
तितहु जानकी लखन तन। समझ गए ना बात को। अब देखो यहाँ पर पहला, और ये आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करके बताना है कि इसमें जो आपका ये वाला है ना, ये आपका क्या है, पहला चरण है, और इधर वाला आपका क्या है, ये दूसरा चरण है, और इधर वाला आपका क्या है, ये तीसरा चरण है, और यहाँ पर ये वाला चरण कौन सा है, ये चौथा चरण है। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर मतलब 1 और 3 वाले चरण में आपको मात्राएं कैलकुलेट करके बतानी है, मतलब इसमें और इसमें, और फिर आपको दूसरे और चौथे चरण में भी मात्राएं कैलकुलेट करके बतानी है, और कौन सा छंद है इसका भी आपको कमेंट लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा और इसमें चीजों को पढ़ा, चीजें समझ में आई, ठीक है ना। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्चुअल जानकारी हम यहाँ पर आपके साथ साझा करते रहेंगे। अब जैसे सवाल इसमें एक भी पूछता है कि मुक्तक छंद की शुरुआत, तो आधुनिक कविताएं मुक्तक छंद में लिखी जाती है। आधुनिक कविता जो भी लिखी जाती है किस छंद में, मुक्तक छंद में लिखी जाती है। याद रखिएगा। वर्णिक छंदों में क्या होती है, वर्णों की गणना की जाती है। किसकी गणना, वर्णों की गणना की जाती है, याद रखिएगा। और इसमें यहाँ पर जैसे कवित्त है, मनहरण कहा जाता है, ये वर्णिक छंद होता है। वर्णिक छंद होता है कौन सा, कवित्त है। सवैया है, जैसे 22 से 26 यहाँ पर वर्ण होते हैं। मुक्तक छंद की शुरुआत आधुनिक काल से मानी जाती है। मुक्तक छंद प्रेमी कौन से कवि माने जाते हैं, जैसे सुमित्रानंदन पंत जैसे लोग हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको सममात्रिक छंद प्रेमी कहा जाता है। तो इस तरीके के यहाँ पर सवाल जो भी आपके बनते हैं ये वाले, तो बाकी एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा और फिर हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है भाई। तो चलिए, कैसा लगा क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी लोग, जितने लोग चैनल पे नए रहेंगे वो सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं कृष्णा शुक्ला आप सभी से लेता हूं विदा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट।